मित्रों नमः शिवाय। मैं ज्योतिष दैवज्ञ पंडित देवेंद्र द्विवेदी, शहडोल मध्य प्रदेश से। मित्रों, हर व्यक्ति कुछ ना कुछ जानना चाहता है और जो लोग ज्योतिष पर विश्वास रखते हैं, ईश्वर पर, धर्म पर विश्वास रखते हैं, वो निश्चित रूप से ज्योतिष का सहारा लेकर के एक मार्गदर्शन प्राप्त करके और आगे बढ़ते हैं। पर मैं हमेशा आपसे एक बात जरूर शेयर करता हूं कि हमें किसी एक कुंडली को देख करके संतुष्ट नहीं होना चाहिए। हमारी जन्म कुंडली भी है, नवमांस कुंडली है, चंद्र कुंडली है, अष्टक वर्ग सारणी है, भिन्नाष्टक वर्ग सारणी है, कम से कम ये 5 कुंडली। और 5 कुंडली देखने के बाद हम किसी एक निश्चित बिंदु पर पहुंच पाते हैं, एक परिणाम हमें प्राप्त हो जाता है और हम वही करते हैं जो उचित हो, जो करना चाहिए। देखिए, जन्म कुंडली जो है हमारे जन्म के समय निर्मित हो गई, उसमें किसी न किसी ग्रह की महादशा, किसी न किसी ग्रह की अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा चलती ही होगी। अब वो ग्रह मारक भी हो सकता है, योग कारक भी हो सकता है। अब वो कितने अंश बल से मजबूत है या नहीं है, या कोई योग बना हुआ है, अशुभ योग है या शुभ योग है, बहुत सी बातों को हम जन्म कुंडली से देखते हैं। चंद्र कुंडली जो होती है ये गोचर कुंडली है। ग्रहों की चाल जो है वो चलते रहते हैं। कुछ ग्रह स्थायी रूप से कुछ लंबे समय तक गोचर करते हैं, जैसे राहु, केतु, शनि, गुरु, ये लंबे समय तक गोचर करते हैं। सूर्य 1 महीना, मंगल लगभग 1.5 महीना, बुध शुक्र 22 से 25 दिन, इस प्रकार से ये गोचर इनका होता रहता है। पर ये गोचर जो होता है ये अस्थायी रूप से होता है। ऐसा नहीं है कि अस्थायी रूप से जो गोचर हो रहा है उसका फल हमें प्राप्त नहीं होता है। पर गोचर को देखने के लिए भी हमें जन्म कुंडली में महादशा, अंतरदशा को देख लेना चाहिए और वो ग्रह जिसकी गोचर चल रहा है, जिस ग्रह को हम देख रहे हैं, वो फल कैसा देगा। तो जब हम 3-4 कुंडली देखते हैं, फिर नवमांस कुंडली में देखते हैं कि यहाँ तो कहीं कोई घटना नहीं घट रही है, अब कोई शुभ योग अशुभ तो नहीं हो गया। फिर सर्वाष्टक वर्ष सारणी में भाव का पता करते हैं कि भाव में बिंदु कितने प्राप्त हो रहे हैं। सर्वाष्टक वर्ग सारणी को लेकर के कई वीडियो मैंने बनाए हैं, आप पीछे जाकर के देख सकते हैं, सर्वाष्टक वर्ग समझ में आएगा। और फिर भिन्नाष्टक वर्ग किसी एक ग्रह के लिए कि कौन सा ग्रह हमारी जन्म कुंडली में सबसे ज़्यादा खराब है और हमें कैसा परिणाम दे रहा है, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। ये मीन राशि की कुंडली है। मीन लग्न से भी इसे देख सकते हैं। जिनकी नाम राशि मीन राशि आ रही है वो लोग भी देख सकते हैं। निश्चित रूप से जो मीन राशि के जातक हैं, काफ़ी समय से, माने लगभग 3.5 साल से वो परेशान हैं। जब से शनि की 7.5 चालू हुई है तब से वो परेशान हैं और 29 मार्च 2025 के पश्चात और ज़्यादा परेशान हुए। पर यहाँ पर स्थिति कुछ आपके पक्ष की बन रही है। तो चंद्र राशि पर आधारित विश्लेषण है, इसे जरूर समझिए। आइए विषय पर आते हैं। एक एक ग्रह को लेकर के मैं बातें करूंगा और अंत में क्या करना चाहिए वो भी मैं बताऊंगा। और विश्लेषण अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर करिएगा। सबसे पहले हम सूर्य की बात करते हैं। सूर्य देव 15 मार्च 2026 को राशि परिवर्तन करके और मीन राशि में आ गए। अभी कुंभ राशि में थे। कुंभ राशि में राहु भी पहले से गोचर कर रहे हैं, मंगल भी गोचर कर रहे हैं। तो सूर्य और राहु का ग्रहण योग बना हुआ था। एक तो ये अशुभ भाव है, अशुभ भाव में ग्रहण योग बना हुआ था। लेकिन बच कहाँ रहे थे, हम ये भी बता रहे हैं कि बचने के लिए गुरुदेव यहाँ पर 11 मार्च 2026 को मार्गी हो गए हैं। तो इनकी 9वीं दृष्टि जो है यहाँ पड़ रही थी द्वादश भाव में राहु के ऊपर। इसकी बात मैं आपसे करूँगा। सूर्य जो है मीन राशि में 14 अप्रैल तक गोचर करेंगे, 15 मार्च से 14 अप्रैल।
1 महीने का गोचर होता है। सूर्य जो है सत्ता के कारक हैं, स्वास्थ्य के कारक हैं, सामाजिक प्रतिष्ठा के कारक हैं, उच्च पदों के कारक हैं, दाहिनी आंख के कारक हैं, शासन के कारक हैं, पिता के कारक हैं। कई बातों को लेकर के सूर्य प्रकाश है, शनि अंधकार है। तो सूर्य को लेकर के जब हम विश्लेषण करते हैं तो सबसे पहले तो मैं आपसे यही कहूँगा कि जिन जातकों की सूर्य की महादशा चल रही है, अंतर्दशा चल रही है, अपनी जन्म कुंडली में सूर्य की स्थिति देख लें, वो कहाँ पर है, किस भाव में है, किस राशि में है, और सर्वाष्टक और सारणी में देख लें कि उसी भाव में बिंदु कितने प्राप्त हो रहे हैं, तो पता चल जाएगा आपको कि सूर्य का फल शुभ होगा या अशुभ होगा। तो सूर्य यहाँ पर बैठ करके आपको साहस देंगे, आपके बल को बढ़ाएंगे, मानसिक बल को, ताकत की बात मैं नहीं कर रहा हूं, मानसिक बल को आपको का बढ़ाएंगे, आत्मविश्वास मजबूत होगा, ब्रेन पॉजिटिव सोचेगा। एक सत्ताधारी व्यक्ति का जो जलवा होता है, जो उसके विचार होते हैं, सोच होते हैं, वो मीन राशि के जातकों के साथ ये घटना घटित हो गई है 14 मार्च से अप्रैल तक, 1 महीना तक। लेकिन यहां पर मैं एक चीज और बताऊंगा कि सत्ता एक नशा है और सूर्यदेव सत्ता के सबसे बड़े कारक ग्रह हैं, उच्च पदों के कारक ग्रह हैं। तो इतना ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में व्यक्ति को नहीं आना चाहिए कि वो नुकसान हो जाए। इस बात पर थोड़ा सा संयम मीन राशि के जातकों को रखना पड़ेगा, और विशेष करके जिनकी सूर्य की महादशा अंतर्दशा चल रही है उनको विशेष करके। अब यहीं पर हम बात करते हैं, सूर्य की बात कर लिए, अब सूर्य की बात मंगल की बात करते हैं। तो मंगल देव अभी 2 अप्रैल 2026 तक कुंभ राशि में है। राहु और मंगल दोनों अंगारक योग बनाए हुए हैं, खर्चे के भाव में, व्यय के भाव में। तो राहु विदेश के कारक ग्रह हैं, तो विदेश से संबंधित कार्यों में तो सफलता प्राप्त होगी, पर जो अंगारक योग बन गया, ये हॉस्पिटल का खर्चा, अपव्यय, गाड़ियों का एक्सीडेंट होना, चोट चपेट लगना, ये दिखाता है। इससे भी राहत मिल रही है, वो भी मैं आगे बताऊंगा आपको। अब 2 तारीख को यहां पर मंगल देव आ जाएंगे, 2 अप्रैल को, और ये 11 मई 2026 तक यहीं पर गोचर करेंगे। सूर्य और मंगल दोनों ग्रह ये अग्नि तत्व ग्रह हैं, सूर्य भी अग्नि तत्व, मंगल भी अग्नि तत्व, और बैठे हैं गुरु की राशि में, मीन राशि में। तो ये दोनों अग्नि तत्व मिल करके निश्चित रूप से कुछ ऐसा विस्फोट करने जा रहे हैं जो आपके जीवन को बदलने की क्षमता रखता है। पर जब आदमी ज्यादा रेस, जितनी रेस से हम दौड़ लगाते हैं, तो हमारे पैर जो हैं जमीन पर उतनी ही मजबूती से रखना पड़ता है और उतनी ही मजबूती से उठाना पड़ता है। ठीक इसी प्रकार से ये सूर्यदेव करते हैं। तो सूर्यदेव और मंगल तो अपने आप में साहस के ग्रह हैं, पराक्रम के ग्रह हैं, कमांड करने की क्षमता। ये 2 ग्रह बहुत कुछ देने वाले हैं। लेकिन पुनः मैं कहूंगा कि अपने आप को बैलेंस करते हुए आगे बढ़ें आप, निश्चित रूप से सब कुछ प्राप्त होगा। शनि महाराज भी यहीं पर गोचर कर रहे हैं। 29 मार्च 2025 से शनि महाराज यहां गोचर कर रहे हैं। 29 मार्च आने वाला है, लगभग 1 साल हो गया। इन 1 सालों में मीन राशि के जातकों को बहुत पीड़ा हुई है, अनेक प्रकार की समस्याएं आई हैं। मैं सभी मीन राशि के जातकों को नहीं कह रहा हूं। जिन मीन राशि के जातकों में के कुंडली में भिन्नाष्टक वर्ग और अष्टक वर्ग सारणी में भाव का बल 24 से कम प्राप्त हुआ, 18-20 हुआ, उनको बहुत समस्याएं आई। लगभग 65-66 करोड़ लोग जो हैं एक राशि पर आते हैं। तो 65-66 करोड़ लोग एक साथ प्रभावित नहीं होते, पर बहुत से शनि
से संबंधित जो व्यक्ति हैं, जिनकी महादशा अंतरदशा चल रही थी, अगर वो शनि शुभ हैं तो बहुत अच्छी छलांग लगाए होंगे और आगे भी लगाएंगे। और जिनके कुंडली में शनि अशुभ थे वो धराशायी हो गए। अनेक समस्याएं, कर्ज की समस्या, स्वास्थ्य की समस्या, सामाजिक प्रतिष्ठा की समस्या, डिमोशन की समस्या, सस्पेंड होने की समस्या, बहुत सी समस्याएं हैं। क्योंकि शनि महाराज कर्मदाता हैं, कर्मों का फल प्रदान करते हैं। तो यहाँ पर शनि और सूर्य और मंगल, ये तीन ग्रह बैठ करके क्या कर रहे हैं? सूर्य और शनि की 7वीं दृष्टि बुध की राशि सप्तम भाव में पड़ रही है। सप्तम भाव के स्वामी, कन्या राशि के स्वामी बुधदेव हैं। सूर्य और शनि दोनों के मित्र हैं। तो यहाँ पर विवाह से संबंधित किसी प्रकार की कोई अड़चनें आ रही थी, वो समस्या कम होगी। व्यापार से संबंधित समस्या कम आ रही थी, वो समस्याएं कम होंगी। यहाँ पर लेन देन से संबंधित जो लोग कार्य करते हैं वो समस्याएं कम होंगी। तो ये सूर्य और शनि दोनों मिलकर के यहाँ पर अपना अच्छा प्रभाव दिखाएंगे। अब यहाँ पर गुरु की बात मैं लास्ट में करूंगा कि गुरु पूरी कुंडली को, आपकी जो कुंडली है, गुरु कैसे कर रहे हैं और उनका क्या प्रभाव, क्या आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है, आप जरूर देखिएगा। अब यहां पर शनि जो है ये अंधकार है, सूर्य जो है ये प्रकाश है। जब किसी भी अंधेरे जगह में, जहां अंधेरा हो और एक छोटा सा दीपक भी जला दिया जाए तो वहां का अंधेरा जो है छट जाता है। ठीक इसी प्रकार से शनि जो अंधकार बनके और मीन राशि के जातकों के जीवन में अंधकार फैला रहे थे, तो ये 1 महीने के लिए सूर्य देव जब मीन राशि में आए, गोचर करना चालू किए, तो ये अंधकार मिट गया और वहां प्रकाश हो गया। और सूर्य के नजदीक जब शनि देव आते हैं या कोई भी ग्रह आता है तो वो अस्त हो जाता है। तो अभी तक तो ये अस्त हैं, आगे भी अस्त रहेंगे। तो शनि महाराज 15 डिग्री के अंदर जब आ जाते हैं तो ये अस्त हो जाते हैं। ये लगभग आधा महीने से ज्यादा तो अस्त रहेंगे अप्रैल में। अस्त का मतलब होता है कि वो ग्रह न शुभ न अशुभ फल देने में असमर्थ हो गया। तो मीन राशि के जातकों के लिए ये तो बहुत अच्छी बात हो गई कि शनि से जो पीड़ित थे, घायल थे, चोट खा रहे थे, उनके जीवन में थोड़ा सा बैलेंस आ गई, स्थायित्व आया, थोड़ा सा काम बनना चालू हो गए। लेकिन ये अप्रैल तक की मैं बात कर रहा हूँ, 20-22 अप्रैल तक की। तो यहाँ पर बुध देव अभी मार्गी हो गए 20 तारीख से। अब ये बुध देव मार्गी हो गए तो बुध देव वाणी के कारक भी हैं, बुद्धि के कारक हैं, व्यापार के कारक हैं। तो जो लोग व्यापार से जुड़े लोग हैं तो ये सूर्य और शनि के चलते उनके व्यापार में भी वृद्धि आ जाएगी। अब हम बात कर लेते हैं शुक्र की। शुक्र धन भाव में है, मेष राशि में है, मंगल की राशि में है। तो यहां पर कोई भी राशि हो वो अच्छा फल देती है। अब यहां पर महत्वपूर्ण बात है कि सूर्य देव की एक राशि है पंचम भाव में, छठे भाव में, 5वीं राशि सिंह राशि। कोई भी ग्रह अपनी राशि को खराब नहीं करता। तो यहां पर 2 योग बन रहे हैं। पहला सूर्य के द्वारा जो योग बन रहा है तो ये अपनी राशि का योग बन रहा है। ये रोग, शत्रु, कर्जा, कंपटीशन, नौकरी, छोटे मोटे चोट लग जाना, इसका भाव है। तो यहां पर सूर्य मीन राशि के जो जातक थे, जो कर्ज से परेशान थे, स्वास्थ्य को लेकर चिंतित थे, अनेक समस्याएं आ रही थी, कंपटीशन दे रहे थे पर सफलता नहीं मिल पा रही थी, नौकरी के लिए परेशान थे, इंटरव्यू तो हो गया, लेटर नहीं मिल रहा है, इस प्रकार की जो समस्याएं चल रही थी। क्योंकि सूर्यदेव सत्ता के कारक भी हैं, सरकारी नौकरी के कारक भी हैं, और छठे भाव में सूर्य का गोचर शुभ होता है, अच्छा परिणाम होता है। तो यहां पर एक योग तो ये हो गया, सूर्य की अपनी राशि है, और दूसरा यहां पर केतु महाराज बैठे हैं जो धर्म के कारक हैं, ये भी छठे भाव में बहुत अच्छा परिणाम देते हैं।
ये मंगल के जैसे इनका स्वरूप होता है, प्रभाव होता है। तो यहां पर भी केतु भी जो है रोग शत्रु कर्जा से मुक्ति दिलाएंगे या कम करेंगे। ये बहुत दो दो योग बन गए। तो जो लोग इन समस्याओं से गुजर रहे थे उन्हें निश्चित रूप से अप्रैल के महीने में सफलता प्राप्त होगी, ऐसा विश्लेषण के अनुसार मैं कह सकता हूं। अब यहां पर एक महत्वपूर्ण बात कि जैसे सूर्य की एक ही दृष्टि है, 7वीं दृष्टि, मंगल की 3 दृष्टियां हैं, 4थी, 7वीं और 8वीं। और सूर्य की 1 राशि और मंगल की 2 राशि। तो एक राशि तो ये है मेष राशि, और दूसरी राशि जो वृश्चिक राशि है वो 9वां भाव है। मंगल मीन राशि के जातकों को के भाग्य से हैं, बहुत अति शुभ ग्रह हैं, अच्छे परिणाम देने वाले हैं। अभी तो ये द्वादश भाव में अंगारक योग में फंसे हुए थे 2 अप्रैल तक, पर अब ये जब यहाँ आ जाएंगे तो ये अच्छा परिणाम देने लगेंगे, क्योंकि पहले तो अपनी राशि को देखेंगे। ये इनकी राशि जो है मेष राशि, तो ये धन का भाव है, वाणी का भाव है, कुटुंब का भाव है, खान पान का भाव है, स्वादिष्ट व्यंजन का भाव है। तो यहां पर वही चीज आ रही है। देखिए, फिर से मैं कह रहा हूं कि सूर्यदेव तो मस्तिष्क में है, मीन राशि में है। सूर्यदेव मीन राशि के मस्तिष्क पर गोचर कर रहे हैं, तो ये थोड़ा सा घमंडी बना सकते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस ला सकते हैं, क्षमता से ज्यादा अपने आप को ताकतवर समझ सकते हैं। उनकी वाणी भी थोड़ी खराब हो सकती है, पहले भी मैं बताया हूं। और मंगल भी यहां पर मेष राशि में, तो धन की कमी तो नहीं होगी, धन की पूर्ति तो होगी, पर थोड़ा वाणी में कंट्रोल रखना पड़ेगा। किसी से कोई भी बातचीत करें तो महीना 1.5 महीना अगर आप संयम रख लेंगे, हमेशा एक बात का ध्यान रखेंगे कि सूर्य और मंगल गोचर में चल रहे हैं, ये कहीं गलत न करवा दे, तो गलती आपसे नहीं होगी और सफलता की सीढ़ी आप प्राप्त कर लेंगे। दूसरा है, अभी तक जो भाग्य नहीं साथ दे रहा था मीन राशि के जातकों का, देखिए यहां पर शनि की 7.5 को आप ब्रेक कर दीजिए। अप्रैल 20-22 अप्रैल तक के लिए आप ब्रेक कर दीजिए। शनि महाराज की भूमिका अभी नहीं है, अब मंगल की भूमिका भी चल रही है। तो मंगल देव को प्रसन्न करने के लिए सबसे अच्छा तरीका जो है, हनुमान चालीसा का पाठ प्रतिदिन करना चाहिए। मैंने जो कहा कि आपसे मैं बताते भी चला जाऊंगा, तो यहाँ पर हनुमान चालीसा का जाप, बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए, क्योंकि ये भाग्येश भी हैं। तो पिता से संबंध अच्छे होंगे, धर्म का क्षेत्र है, धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी, धर्म के क्षेत्र में खर्च भी होगा। तो ये स्थिति बनती है मंगल की। तो ये मीन राशि के जातकों का भाग्य भी साथ देगा। कहने का तात्पर्य मेष राशि और वृश्चिक राशि दोनों प्रभावित हुए। अब एक ग्रह की मैं बात करूंगा अंत में, गुरु। पूरी कुंडली में गुरु को ईश्वर से कम पद प्राप्त नहीं है। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो गुरु को ईश्वर से कम नहीं माना गया है। हम जब कोई आराधना पूजा करते हैं, ध्यान करते हैं, तो सबसे पहले अपने गुरु को प्रणाम करते हैं। ये गुरु बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं, जैसे शुक्राचार्य दानवों के गुरु हैं। और दोनों ग्रह जो हैं अति शुभ ग्रह हैं, सब कुछ देने वाले ग्रह हैं। शुक्रदेव यहां अभी गोचर कर रहे हैं धन भाव में। 19 अप्रैल 26 तक इनका गोचर यहीं पर होगा। इसके बाद ये अपनी राशि में जाएंगे, वृष राशि में। तो गुरु यहां पर क्या कर रहे हैं, देखिए, चौथा भाव। अभी 11 मार्च 2026 तक गुरु बकरी अवस्था में थे, और 11 तारीख से ये मार्गी हुए हैं। 2 जून तक गुरु यहीं पर रहेंगे, चौथे भाव में। मित्रों, चौथा भाव जो होता है हमारा, ये माता का भाव है। वाहन, मकान, जमीन, प्रॉपर्टी डीलिंग से संबंधित जो कार्य करते हैं, जमीन बेचने का कार्य करते हैं, जन्म स्थान, छोटे बच्चे जो पढ़ाई लिखाई करते हैं, KG 1 KG 2 वाले, ये उनका भाव है। तो गुरु
एक बहुत ही पवित्र ग्रह हैं। गुरु अगर जन्म कुंडली में शुभ हो जाएं, केंद्र में आ जाएं, तो 8 ग्रह भी शांत हो जाते हैं, ऐसा ज्योतिष का कहना है। तो यहां पर गुरु जो मार्गी हुए, तो यहां तो अभी मिथुन राशि में है और 2 जून तक यहां रहेंगे। मैं इतना कह सकता हूं मित्रों, मैं ओवर कॉन्फिडेंस के साथ नहीं बोल रहा हूं, एक आत्मविश्वास और ज्योतिष के माध्यम से, कि ये अप्रैल मई, मार्च तो खत्म होने वाला है, अप्रैल मई 2 महीना, ये जो 65-70 दिन हैं, ये गुरु चौथे भाव में बैठ करके और बहुत कुछ बदलाव लाने वाले हैं। जीवन बदलने की प्रक्रिया यहीं से चालू हो रही है। इसीलिए मैंने आपसे निवेदन किया कि गुरु को मैं अंत में बोलूंगा। तो गुरु यहां पर लगभग 1 साल से गोचर कर रहे हैं, 11 महीने से। अब गुरु यहां पर बैठ करके सबसे पहले तो चौथे भाव को प्रभावित करेंगे, जो मैंने आपको बताया है कि मीन राशि के जातक जिनकी माता का स्वास्थ्य नहीं ठीक था, स्वास्थ्य में अनुकूलता आएगी, मकान नहीं बन रहा था, रुक गया था, मकान बनाना चाहते थे, या इससे संबंधित मकान, वाहन, गाड़ी खरीदना चाहते थे, नहीं खरीद पा रहे थे। बहुत सी बातें हैं जो इस भाव से हम अध्ययन करते हैं। प्रॉपर्टी का जो काम करते रहे लोग, फंस जाते रहे, एडवांस चला गया, फंस गया, रजिस्ट्री नहीं हो रही है, ट्रांसफर नहीं हो रहा है, ये सब कार्य गुरु यहाँ पर बैठ करके, और मिथुन राशि में जब तक गोचर है 2 जून तक, तो ये बैठ करके और मीन राशि के जो जातक हैं उनको बहुत अपार सफलता प्रदान करने वाले हैं। अब गुरु की जो दृष्टियां होती हैं, बहुत श्रेष्ठ दृष्टियां होती हैं, जिसे अमृत दृष्टि कहा जाता है। अब गुरु अशुभ फल नहीं देते हैं। अगर गुरु कहीं अशुभ भाव में बैठे हैं, अशुभ फल नहीं देंगे, शुभता में कमी कर देते हैं, ये हो सकता है, पर अशुभ फल नहीं देते हैं। तो जहां गुरु की दृष्टि पड़ती है वो अमृत दृष्टि होती है, गंगा जल की तरह पवित्र। तो यहां पर गुरु बैठ करके, और कहां दृष्टि पड़ रही है? 5वीं दृष्टि सबसे पहले पड़ रही है अष्टम भाव में। अब जो मीन राशि के जातक हैं, जमीन से संबंधित कार्य करते हैं, जमीन से गड़ाधन क्या है? आयरन ओर है, एल्युमिनियम है, कोयला है, बॉक्साइड है, और भी जो कुछ भी है, पेट्रोल, मिट्टी तेल, डीजल, जो कुछ भी है, सब कुछ तो हमें जमीन से ही प्राप्त होता है। इस क्षेत्र से जो लोग जुड़े हैं उन्हें बहुत ज़्यादा अच्छा परिणाम देखने को प्राप्त होगा। गुरु की 7वीं दृष्टि जो है, देखिए, दसम भाव। ये दसम भाव, ये बड़ा महत्वपूर्ण भाव है, ये कर्म भाव है। अब कर्म भाव में यहां पर गुरु की दृष्टि धनु राशि में, उनकी ही राशि है, तो मीन राशि और धनु राशि दोनों राशियां भी प्रभावित हो रही हैं, और ये भाव भी प्रभावित हो रहा है। ये भाव जो है सत्ता का भाव है, राजनीति का भाव है, उच्च पदों का भाव है, बड़े उद्योगों का भाव है, सामाजिक प्रतिष्ठा का भाव है, सोशल स्टेटस, इन सब बातों का भाव है। तो यहां पर बहुत से लोगों को होता है कि सोशल स्टेटस तो यहां मिल जाता है पर धन नहीं मिल पाता, ऐसी कुंडली भी आती है। उसकी बात मैं पिछले कुंडली में किया हूं, देखिएगा आप, वो अष्टक वर्ष निकलता है। तो यहां पर गुरु की दृष्टि 7वीं दृष्टि पड़ रही है। तो 7वीं दृष्टि पड़ने के कारण जो लोग राजनीति में थे अचानक छलांग लगाएंगे। उद्योग में कहीं कमी आ रही थी, उद्योग में सफलता प्राप्त होगी। अब गुरु जाते जाते तो कमाल करेंगे, मार्गी हुए हैं 11 मार्च से, तो जाते जाते तो अपना कमाल दिखाएंगे, आशीर्वाद देके जाएंगे मीन राशि के, क्योंकि मीन राशि गुरु की ही राशि है। तो अपने ही घर को गुरु मजबूत करके जाएंगे, ये भाव भी प्रभावित होगा, अच्छा फल होगा। अब गुरु की 9वीं दृष्टि जो है, देखिए, यहां पड़ रही है द्वादश भाव में। जो मैं पहले बोला था कि द्वादश भाव व्यय भाव होता है, राहु यहां पर उटपटांग खर्चा कराएंगे, विदेश से संबंधित कार्य होंगे। लेकिन अच्छे परिणाम कब देते हैं? जब गुरु की 9वीं दृष्टि
यहां राहु के ऊपर और बुध के ऊपर पड़ जाती है तो कितना भी अशुभ ग्रह होता है वो ग्रह अशुभता छोड़ करके शांत बैठ जाता है। शुभता में भले कमी रखे, शुभता अच्छे परिणाम कम दे, लेकिन अशुभता वो छोड़ देता है। या राहु की दृष्टि पड़ने, गुरु की दृष्टि पड़ने के कारण राहु महाराज भी शांत हो गए। तो अब किसी की कुंडली में, अब ये तो आप ये मान लीजिए कि मीन राशि की कुंडली है, तो मीन राशि में तो 65-66 करोड़ लोग आते हैं, तो क्या सभी के जीवन में ऐसा होगा? जी नहीं। हर व्यक्ति की कुंडली अलग है, हर व्यक्ति की लग्न कुंडली अलग बनती है, हर व्यक्ति की नवमांश कुंडली अलग बनती है, अष्टक वर्गा सारणी, भिन्नाष्टक वर्गा सारणी। अब ये मीन राशि है, इसे हम लग्न में रख करके गोचर करते हैं, देखते हैं, पर आपकी का जन्म किस लग्न में हुआ है और उस लग्न के अनुसार मीन राशि किस भाव में आ रही है, और फिर वो मीन राशि से हम भावों को गिनना चालू करते हैं, तो फलादेश बदल जाता है। इसलिए मैंने कहा शुरू में कि एक कुंडली को लेकर के हमें संतुष्ट नहीं हो जाना चाहिए। यहां पर बुध मार्गी हो रहे हैं, मंगल का राशि परिवर्तन हो रहा है, शनि महाराज अस्त हो रहे हैं। तो ये सब बातें जो हैं ओवरऑल हम देखें तो मीन राशि के जो जातक है उनके पक्ष में जाती हुई दिख रही है। अब मीन राशि के जो जातक है इन्हें क्या करना चाहिए? विष्णु जी का कोई भी मंत्र, और विशेष करके जिन जातकों के ऊपर गुरु की महादशा अंतरदशा चल रही है उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि वो विष्णु जी के मंत्र का जाप करें और लक्ष्मी नारायण की पूजा करें। इष्ट देव इनके भोलेनाथ हैं, चंद्रदेव हैं, भाग्य के स्वामी मंगल देव हैं। हनुमान चालीसा भी पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छा होगा। पर व्यक्तिगत कुंडली जानने के लिए आपको अपनी कुंडली दिखानी चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि आप मुझसे ही दिखाएं। बहुत विद्वान ज्योतिषी हैं, जहां आपका विश्वास हो, जहां आपकी इच्छा हो, वहां आप एक बार कुंडली अवश्य दिखाएं। और जब फलादेश, कोई भी ज्योतिषी जब फलादेश करे तो आप जरूर बीच में पूछ लें उनसे। ये कुंडली देख करके आपका मार्गदर्शन मिल सकता है, आपको मार्गदर्शन मिल सकता है। ये रहा मीन राशि के जातकों के लिए अप्रैल का महीना। जो अशुभ थे वो मैं बता दिया, क्या करना चाहिए मैंने आपसे शेयर की। पर जाते जाते पुनः आपसे एक निवेदन करते हुए, आप फोन कीजिए, मैसेज कीजिए, पर आप अपनी समस्याओं को गोपनीय रखें। हमारी आपकी जब बात होगी तो फिर हम बातें कर लेंगे। जो उपाय हैं वो भी आपको पता चलेगा। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, हर वीडियो में कहता हूं कि गोपनीयता बनाए रखें। समस्याओं को पहले न बताएं, जब हमारी आपकी बात होगी तो समस्याएं सामने आ जाती हैं। और एक महत्वपूर्ण बात बताता हूं कि 9 ग्रह हैं। 9 ग्रह में कौन सा ग्रह ऐसा है जो जन्म कुंडली में खराब है? तो लग्न कुंडली में तो बहुत अच्छा दिख रहा है, चंद्र कुंडली में बहुत अच्छा दिख रहा है, पर ज्योतिषीय गणित के अनुसार वही ग्रह सबसे ज़्यादा खराब है और हमें अच्छे परिणाम नहीं दे रहा। तो उसके लिए वो ग्रह कैसे निकाला जाए, इसकी जानकारी आपको प्राप्त हो सकती है। उसके लिए क्या किया जाए, ये जानकारी मिल सकती है। जरूरी नहीं है कि कोई ग्रह खराब हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जीवन को अच्छा बनाने के लिए वही उपाय करना चाहिए। इधर उधर धन का अपव्यय करने से कुछ नहीं होता, नुकसान ही होता है। पर सही मार्गदर्शन मिलने से जीवन संवर जाता है।
आप अपनी, अपनों की या किसी की जन्म कुंडली दिखाना चाहते हैं, दिए गए व्हाट्सएप नंबर में अपना नाम, जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान, जिला, प्रदेश और देश लिख करके मैसेज कर दीजिए। जाते जाते वीडियो को आप लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर लें और अपने ग्रुप में शेयर कर सकते हैं। फेसबुक है, यूट्यूब चैनल वाले हैं, ग्रुप में हैं, व्हाट्सएप में हैं, कहीं भी आप जहां शेयर करना चाहें शेयर कर दें। ये आपका एक उपकार होगा। पूरे वीडियो में कौन सी बात आपको अच्छी लग जाए ये मुझे भी नहीं पता। मैं तो एक सूत्री कार्य करता हूं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। संसार के सभी प्राणी सुखी रहें, उनके जीवन में मंगल ही मंगल हो, मंगलमय हो। इसी प्रार्थना के साथ फिर किसी और वीडियो पर मिलूंगा। तब तक के लिए नमः शिवाय।